हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे क्वेश्चंस और मेरे तरीके समझ में आ रहे होंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने सेट कंप्लीट किया था, वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था। और आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके पेपर के अंदर। जैसे कि आप एनडीए के लिए तैयारी करें, एयरफोर्स के लिए तैयारी करें, नेवी के लिए तैयारी करें, सभी के अंदर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन होता क्या है। क्या होता है रिलेशन। कोई भी लेट कर लिया हमने, कोई भी दो सेट लेट ए बी एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लेट कर लिए, उनके बीच में ए क्रॉस बी का क्या ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाएगा ए और बी के बीच में। क्या कहलाएगा? रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ ए टू बी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी two non empty sets, then any subset of A cross B is called relation from A to B। ठीक है, इसके लिए आपको सबसेट के बारे में तो मैंने बता दिया था। नॉन एम्प्टी सेट के लेने आपको, नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब पता है आपको कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर एलिमेंट। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? देखिए, लेट कर लिया हमने कोई भी, जैसे कि ए है 1 और 2, बी है 2 और 3। ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा? ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा? ए क्रॉस बी इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया जाएगा 1 2, इस एलिमेंट का फिर इस एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया जाएगा 1 3, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया जाएगा 2 और 2, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ पेयर बना दिया जाएगा 2 और 3। ये आपका होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी का मतलब है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर, इस एलिमेंट का फिर दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर, फिर ए का सेकंड एलिमेंट का बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर, ए का सेकंड एलिमेंट का बी के सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका कोई भी सबसेट, क्या कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कहलाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसका हम कोई भी सबसेट लेते हैं और इसका रिलेशन हम कैसे डिफाइन करें? आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 2 और 2। ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी सबसेट, मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके मैंने सबसेट बना दिया, 1 2 को लेके 2 2 को लेके। आप कैसे भी कर सकते हैं, 1 3 को लेके बना सकते हैं, 2 3 को लेके बना सकते हैं, इन दोनों को लेके बना सकते हैं, इन तीनों को लेके बना सकते हैं, और ये कंप्लीट का कंप्लीट बना सकते हैं। क्योंकि सबसेट के बारे में पढ़ा था कि सबसेट, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये भी क्या होगी? एक रिलेशन होगी ए टू बी। ठीक है, अभी बात करते हैं रिलेशंस के टाइप क्या क्या है। क्या बात करते हैं? टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ रिलेशन 3 टाइप का होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, 3 टाइप का रिलेशन होता है। तीनों टाइप क्या है आपके? पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड जब हम बात करते हैं आपका आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आएगा? सिमेट्रिक रिलेशन।
थर्ड जब हम बात करते हैं आपका आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये तो आपको पता चल गया कि रिलेशन के टाइप कितने, 3 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, ठीक है। Let A be any non-empty set. Let A be any non-empty set. For all A belong to A. एक पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने, क्या? A क्रॉस A, मतलब A के एलिमेंट का A के एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आपका? रिलेशन। हमने लेट कर दिया, लेट कर लिया हमने, क्या है ये? रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? इस रिलेशन के को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि फॉर ऑल x बिलोंग टू A, x कोमा x बिलोंग टू R। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट जो x के अंदर प्रेजेंट है, x कोमा x R के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में एग्जांपल पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में एग्जांपल। जैसे कि A सेट के अंदर प्रेजेंट है 1 और 2, तो R क्या होगा? R मैंने बताया था A क्रॉस A के लिए लेंगे हम अभी। तो R के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आने चाहिए? 1 और 1, 2 और 2, 1 और 3। ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब मैंने बोला था हर एक x के लिए x कोमा x प्रेजेंट होना चाहिए। 1 के लिए 1 कोमा 1, 2 के लिए 2, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए इसको, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके अंदर जो 2 एलिमेंट इसके A के अंदर दिए हुए हैं, उनका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के टाइप में एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। 1 और 1, 2 और 2 सेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होगा ये आपका? हम इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इस R को हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? सेकंड जो हमारा टाइप है, सेकंड टाइप हमारा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, हम कैसे किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, कैसे किसी R को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोला जाएगा अगर किसी R के अंदर A, B किसी R के अंदर प्रेजेंट है, तो B, A भी R के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं इफ ऐसे बोलेंगे कि R is said to be reflex symmetric relation. R is said to be symmetric relation if it satisfy this। A, B अगर R के अंदर बिलोंग करेगा तो B, A भी R के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। A को भी R के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे, उस R को हम बोलेंगे, उस रिलेशन को हम बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे हम उसको। क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मीनिंग आपको पता चल गया कि जैसे ये डिफाइन है ऐसे ही सेम टू सेम इसको एक्सचेंज करके हम बोल सकते हैं B को A, B को B, A, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन का क्या है, अगर आप एग्जांपल से समझेंगे डेफिनेशन को, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। A के अंदर एलिमेंट है, R के अंदर क्या एलिमेंट है? 1, 1, 2, 3, 3, 2,
ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के तो मैंने आपको बता दिया था 1 1 2 2 और 3 3 तीनों चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या चीज प्रेजेंट होनी चाहिए? तीनों चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। 1 इसके अंदर तो है ही नहीं, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते हम इसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोल सकते हम इसको। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, अगर a, b प्रेजेंट है तो b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हम इसको a कर लेट कर लेंगे, इसको b, तो a, b यहाँ पे प्रेजेंट होगा। b, a के लिए क्या हम बात करेंगे? b, a में क्या आएगा? b, a के अंदर भी 1 1 ही एलिमेंट आएगा। b, के अंदर क्या आएगा? भी 1 1 ही एलिमेंट आएगा। इसको हम a लेट करें, इसको b, तो ये अगर हम a b लेट कर रहे हैं तो b, a क्या होगा? b, a भी तो 1 ही होगा, 1 1 ही होगा। बट आपको मैंने बता रखा है कि आर बी यहाँ पे क्या है? आर बी एक सेट की तरह डिफाइंड है। किसकी तरह डिफाइंड है? सेट की तरह। और सेट में क्या होता है? सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो इसीलिए हम 1 1 को भी 1 1 अगर a, b है तो इसी को b, a मान सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट के लिए जब हम बात करें 2, 3 के लिए, a को अगर हम 2 लेट कर रहे हैं, b को अगर हम 3 लेट कर रहे हैं, तो a, b तो ये प्रेजेंट हो गया आपका a, b, तो प्रेजेंट और क्या होना चाहिए? b, a। b, a के लिए क्या आएगा? 3, 2। 3, 2 ये प्रेजेंट है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। इस आर को क्या बोल सकते हैं हम? सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बस इसको ध्यान से समझते जाएं। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि एग्जांपल के साथ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी अगर डाउट रह जाता है वो आपका एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइप हमने कर लिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे इसके लिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। क्या आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन होता है अगर उसके अंदर a, b प्रेजेंट है, b, c प्रेजेंट है, तो a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए। R is called सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन तो हमने पढ़ चुका है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। R is called ट्रांजिटिव रिलेशन इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो? अगर a, b r के अंदर प्रेजेंट है, b, c r के अंदर प्रेजेंट है, तो देन क्या होना चाहिए? a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए r के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, a, b क्या होगा? अगर a, b r के अंदर प्रेजेंट है, b, c r के अंदर प्रेजेंट है, तो a, c भी क्या होना चाहिए? r के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं इस r को क्या बोलेंगे हम? r को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे हम r को? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एग्जांपल से ही करेंगे हम हर चीज को। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। r हमने लेट कर लिया, r के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? R के अंदर हम ऐसे एलिमेंट सबसे पहले सर्च करेंगे a, b अगर किसी इसके अंदर R के अंदर प्रेजेंट है, b, c R के अंदर प्रेजेंट है, तो हम जब हम बात करेंगे 2 और 3 के लिए, a ये लेट कर लेते हैं हम, b ये लेट करते हैं, b ये लेट करते हैं, c ये लेट करते हैं। क्या आएगा? a, b प्रेजेंट है, b, c प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? a, c मतलब 2, 4 प्रेजेंट होना चाहिए। 2, 4 आपका यहाँ पे आ गया। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2, 4 प्रेजेंट होना चाहिए। a, b के लिए हमने ये लेट कर लिया था, b, c के लिए ये लेट कर लिया था, क्योंकि a, b है, यही एलिमेंट b यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, b, c है। ठीक है, तो a, b, c, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए? a, c, तो 2, 4 होना चाहिए। 2, 4 यहाँ पे है, तो आपको इस r को हम अब क्या बोल सकते हैं? r को हम अब बोल सकते हैं क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोल सकते हैं हम r को? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपके 3 टाइप थे, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म और आती है। क्या टर्म आती है? इन तीनों के ऊपर डिपेंड होती है। क्या टर्म? मैथ में हर चीज डिपेंड होती है किसी न किसी के ऊपर। ठीक है, बस आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे सिंपल सब कुछ आसान होता चला जाएगा। जैसे हमने
रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिलेशन के टाइप कितने टाइप हमने पढ़े, 3 टाइप है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ऐसी रिलेशन होती है जो हमने अभी तक पढ़ा था, उसमें हर चीज का यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, हर चीज का यूज हो जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, क्या होती है भाई इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसके अंदर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब जो टाइप ऑफ रिलेशन की तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। द रिलेशन which satisfy the properties of relations, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं the properties of reflexive, symmetric and transitive relation। वो क्या होगा, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैंने बता दिया कि तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए वो, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए वो और ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए वो। जैसे कि एक एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल है, देखिए आर एक रिलेशन हमने लेट कर लिया। आर के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 1। और ए सेट के ऊपर डिफाइंड है आर, ए क्रॉस ए बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोल सकते हैं, आर को ए सेट हमने लेट कर लिया। ए सेट के अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट है। और भाई आर हमने क्या डिफाइन कर लिया, ए क्रॉस ए। क्या है आर, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है, ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1 और 3, 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके आगे अंदर, इसके अंदर 9 एलिमेंट आ गए। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या पढ़ा था हमने, ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। इसके अंदर 1, 2 और 3, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी रिफ्लेक्सिव के लिए। सेकंड जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए, किसके लिए बात करेंगे हम, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ए कोमा बी इसके अंदर अगर है तो बी कोमा ए भी इसके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी कोमा ए भी इसके अंदर होना चाहिए। ए कोमा बी के लिए हम ये करेंगे 1 और 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, ये 2 और 1 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, ये हो गया। 2,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, ये भी हो गया आपके अंदर, ये भी हो गया, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सेकंड भी आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जब हम थर्ड बात करेंगे, थर्ड किसके लिए बात करेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपका आसान है, ये आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, ए कोमा बी अगर आर के अंदर बिलोंग करता है, बी कोमा सी अगर आर के अंदर बिलोंग करता है, तो ये क्या होगा, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ए कोमा सी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, 1,1 ए कोमा बी कोमा सी, तो क्या होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, 1,2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट जब हम बात करें 1,2, 2 से स्टार्टिंग लेके 2,1, तो क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। 1,3, 3,2 के लिए जब हम बात करें तो 1,2 क्या होना चाहिए, 1,2 भी है, ठीक है। 1,3
3,3 तो 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी ये प्रेजेंट है, 1,3 3,1 तो 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगी, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हम इस आर को हम क्या बोल सकते हैं, आर को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक जर्नल सी टर्म और बता देते हैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन उस सेट से उसी सेट के ऊपर डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए पर ही डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पर ही डिफाइंड है, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। रिलेशंस हो गया आपका। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन लिखवा देते हैं पहले तो। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट in a relation from A to B। रिलेशन क्या डिफाइंड है? A to B। और A के अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है? A के अंदर एलिमेंट है 3 और B के अंदर कितने एलिमेंट है? B के अंदर है 2। ऑप्शन क्या होंगे आपके? total number of relations from A to B if n of A की वैल्यू क्या है आपकी? 3 and n of B की वैल्यू क्या है आपकी? 5। तो A ऑप्शन है आपका 2 की पावर 3, B ऑप्शन है आपका 2 की पावर 5, C ऑप्शन है आपका 2 की पावर 15, डी ऑप्शन है आपका 2 की पावर 16। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है? एलिमेंट, मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, रिलेशन के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे। रिलेशन के बारे में मैंने क्या बताया था? ए टू बी रिलेशन क्या होगी? आर ए टू बी क्या होगा? आर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी के लिए मैंने बताया था कितने भी एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट करेंगे दोनों एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट करेंगे दोनों एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट करेंगे दोनों एलिमेंट के साथ। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 3 2 6, 3 × 2 एलिमेंट कितने होंगे? 6। मतलब किसी अगर हम रिलेशन के अंदर एलिमेंट निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। ठीक है, रिलेशन के अंदर, एक रिलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए टू बी। तो हम इसका क्या करते हैं? तो प्रोडक्ट करते हैं, बस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या आएगा? 3 2 6। अगर यहाँ पे कोई भी टर्म हो, लेट कर लिया हमने m भी अननोन टर्म है, n भी अननोन टर्म है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? इसके अंदर एलिमेंट आएंगे m × n। ये इसके लिए क्वेश्चन ठीक था आपका 3 और 2 के लिए। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है यहाँ पे, ये आप मिस्टेक मत कर देना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है? रिलेशंस। रिलेशंस कितने होंगे इसके अंदर? रिलेशंस के लिए फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर mn। mn का मतलब है ये किसी जैसे A to B है, तो ये कितने होंगे? n के अंदर, A के अंदर प्रेजेंट कितने? n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है? n of B। ये नंबर ऑफ एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो कितना हो जाएगा? m × n। तो 2 की पावर m × n, 2 की पावर 3 × 5, 2 की पावर 3 × 5 कितना आ गया आपका? 2 की पावर आ गया आपका 15। कितना आ गया आपका? 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिलेशन आपका खत्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आ गया आपका क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस क्या होंगे? ठीक है, फंक्शंस भी बहुत इजी टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा आपका फंक्शन। फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बता देता हूँ आपका। डोमेन से आते हैं, किससे आते हैं? डोमेन से आते हैं। ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसे पहले जब हम बात करते हैं फंक्शंस होता क्या है। ठीक है,
लेट कर लिया हमने f फ्रॉम a टू b, a टू b मतलब ये a है ये b है, क्या ये a है ये b है, ये हमने लेट कर लिया कोई फंक्शन, क्या हमने लेट कर लिया कोई फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, अब इसको f की डेफिनेशन क्या होगी, इसका मतलब a के अंदर जो भी एलिमेंट है, a के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, एक कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, a के अंदर के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो a को हम क्या बोलेंगे, a को हम बोलेंगे डोमेन, क्या हम बोलेंगे a को डोमेन, और b को हम बोलेंगे कोडोमेन, क्या हम बोलेंगे b को कोडोमेन। एक टर्म और आती है क्या आती है रेंज, रेंज किसको बोलेंगे भाई, तो मैंने आपको ये तो पता चल गया, आपको a को डोमेन बोलेंगे b को कोडोमेन बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये 5 और 6, ठीक है, ये हमने इनका रिलेशन फंक्शन डिफाइन किया था, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 4 का 5 के साथ रिलेशन। तो एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ये तो आपकी टोटल क्या है, बी क्या है, ये टोटल क्या आपकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन। अब हम रेंज के बारे में बात करेंगे, तो रेंज सेट के अंदर क्या आएगा 3 और 4 और 5, मतलब जिसका ए के साथ रिलेशन है वो आएंगे आपके रेंज सेट के अंदर, क्या आएंगे आपके रेंज सेट के अंदर। तो ये एफ हो जाएगा आपका फंक्शन, क्या हो जाएगा फंक्शन। कब होगा फंक्शन, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, डेफिनेशन लिख लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, क्या है डोमेन, हैज रेंज, हैज इमेज लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या आएगा इमेज, इमेज इन कोडोमेन, then f is called function, then f is called function, f क्या हो जाएगा फिर आपका फंक्शन, f क्या हो जाएगा आपका फंक्शन। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे डोमेन, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट वो होगा जिसका जिसके साथ रिलेशन है सिर्फ वो रेंज सेट होगा। तो हम रेंज सेट को क्या बोल सकते हैं, रेंज सेट क्या होगा, जो रेंज सेट है वो सबसेट या इक्वल सेट होगा कोडोमेन, क्या होगा कोडोमेन। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मिल जाता है इसके साथ भी रिलेशन है 5 का 6, तो ये कंप्लीट भी रेंज होगी, मतलब डोमेन इक्वल टू क्या आएगी, डोमेन इक्वल टू आगे रेंज, इसीलिए ये इक्वल टू का साइन लगा, मतलब रेंज क्या होगी सबसेट ऑफ डोमेन। ये आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए, तो भी आपको बताता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे फंक्शंस के, 2 टाइप होते हैं, क्या होते हैं फंक्शंस, दो ही टाइप का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है वन वन फंक्शन, क्या है वन वन फंक्शन। सेकंड जो हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये 2 टाइप का फंक्शन है। फर्स्ट जब हम बात करेंगे वन वन फंक्शन होता है क्या है, क्या होता है वन वन फंक्शन, ठीक है, क्या होता है वन वन फंक्शन। देखो डायग्राम से बता देते हैं वन वन फंक्शन होता क्या है। ए और बी, ये फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया किस ए टू बी, ए के अंदर एलिमेंट है जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ए की इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, एलिमेंट इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, किसके अंदर बी के अंदर, और क्या होनी चाहिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जैसे डिफाइन करते हैं, अगर इफ x1 इक्वल टू x2 है, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्या है 2x माइनस 5, क्या आपका 2x माइनस 5, x1 इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे f ऑफ x1 क्या आएगा, f ऑफ x1 x की जगह पे हम x1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा 2x1 माइनस 5, और f ऑफ x2 क्या आएगा 2x2 माइनस 5, ठीक है, क्या आएगा 2x2
माइनस 5। अब हम इन दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब इफ एंड ओनली की कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये भी होगा, क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, तभी हम बोल सकते हैं उस फंक्शन को, क्या बोल सकते हैं हम, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आ गया, क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यही आपने सेटिस्फाई करवाना था, क्या आना था आपका, यही तो आना था, यही तो आ गया आपका, तो हम इसको बोलेंगे आपका फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए, क्या नेक्स्ट आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन फंक्शन क्या होगा, डायग्राम से बता देते हैं आपको, फिर डेफिनेशन समझा देंगे। ए है, बी है, ए टू रिलेशन बी फंक्शन मान लिया हमने, ए टू बी, यहाँ पे एलिमेंट मान लिया हमने, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, कुछ भी हो इसके अंदर, ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक फंक्शन f है a टू b, क्या फंक्शन है, f है a टू b फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है a टू b। हम उसको ऑन टू कब बोलेंगे ऑन टू, जब कोडोमेन की रेंज, कोडोमेन की प्री इमेज प्रेजेंट होगी a के अंदर, क्या प्रेजेंट होगी, कोडोमेन। देखो इसको हम बोलेंगे इसकी इमेज, इसको हम बोलेंगे 8 को हम बोलेंगे 3 की इमेज, 8 को हम बोलेंगे, जैसे ये फंक्शन इधर जा रहा है, a टू b जा रहा है, ठीक है, a टू b जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 क्या है 3 की इमेज बोलेंगे, क्या है कि 3 की इमेज है 8, और 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 को हम बोलेंगे 8 की क्या है, प्री इमेज है, क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। ये आपका अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें a के अंदर मिल जाती है, तो वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि ऑन टू फंक्शन हो गया क्या, देखिए एक फंक्शन हमने लेट कर लिया x इक्वल टू, वही फंक्शन हमने लेट कर लिया 2x माइनस 5, और x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है r के अंदर से, ठीक है। तो हम ऑन टू फंक्शन चेक करने के क्या लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f ऑफ x इक्वल टू y, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, ठीक है, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 5 अपॉन 2। ये क्या होगा, अगर हम y की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें, क्या वो r से बिलोंग करेगा, क्या x r से बिलोंग करेगा, हाँ, r के अंदर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो r के अंदर बिलोंग कर गया, तो हम इसको बोलेंगे ये फंक्शन क्या होगा आपका, एग्जांपल से मैंने समझा दिया, ये फंक्शन होगा आपका ऑन टू फंक्शन, क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए मैंने बता दिया, y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो x की वैल्यू आएगी, हमें x के किससे बिलोंग कराना था, r से, रियल सेट से। r क्या है यहाँ पे, क्या है, r क्या आपका रियल नंबर का सेट, क्या है, रियल नंबर का सेट, ठीक है। ऐसा एलिमेंट हमें यही मिल जाएंगे। अगर y की जगह आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर y की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये y भी कहां से लेना था हमें, r से। अगर y की जगह पे कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा आपका, रियल नंबर आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा आपका, ये होगा आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आने वाले कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको बता दिया डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होती है, जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, क्या होती है डोमेन, लिख लीजिए आप, डोमेन क्या होगी, डोमेन वो होगी जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन हो सकता है, क्या हो सकता है, फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, द डोमेन ऑफ द फंक्शन,
तो हम अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में कि आपका डोमेन क्या होगी। डोमेन के मैंने बताया था डोमेन क्या होगी, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा। क्या होगा? फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये देखिए x माइनस टू अंडर रूट के अंदर दिया हुआ नीचे x माइनस टू, तो हम क्या करेंगे x माइनस टू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो नीचे क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 बाई अंडर रूट 0। तो क्या होगी? ये नॉट डिफाइंड। क्या है ये? नॉट डिफाइंड। ठीक, इतना आपको पता चल गया कि अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यह क्या है? ये क्या है? नॉट डिफाइंड। तो जहां पर भी x की वैल्यू 2, जहां पर भी x की वैल्यू 2 आएगी वो आपका आंसर नहीं होगा। अब एलिमिनेशन मेथड से हम यूज करेंगे। क्या इसके अंदर 2 है? इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन एक ट्राई और करते हैं कि क्या होगा अंडर रूट के अंदर अगर हम माइनस की वैल्यू लेके आते हैं। क्या 1 बाई अंडर रूट माइनस 1 है? इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी हम किसके बारे में बात करते हैं? रियल नंबर की बात। रियल नंबर के अंदर तो अंडर रूट के अंदर माइनस 1 डिफाइंड ही नहीं है। क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। तो हम क्या लेंगे? -2 से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर हम लेट कर लेते हैं -2 से छोटी वैल्यू अगर -3 ले लेते हैं तो 1 बाई क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट 5। इसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास नहीं है। तो 2 से छोटी वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो क्या इसके अंदर माइनस की वैल्यू आएंगी? यस, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। माइनस का 5, माइनस का 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर कट गया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ये, ठीक है, और ये इसके अंदर ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। क्यों हो गया बताइए? क्यों हो गया? इसके अंदर भी तो माइनस की वैल्यू आएंगी, इसके अंदर भी तो माइनस की वैल्यू आएंगी। इसके अंदर तो हम माइनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट -2 से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू -2 से छोटी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने बता दिया आपको, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। माइनस की वैल्यू आ गई तो फिर माइनस के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या इसके अब ये दो ऑप्शन बच गए आपके पास। ठीक है, क्या -2 -1 रख सकते हैं हम यहाँ पे? अगर हम -1 रखते हैं 1 बाई x माइनस 2 -1 रखते हैं तो 1 बाई क्या आ जाएगा आपका? -3। -1 भी नहीं रख सकते तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, लोग के अंदर अगर हम 0 वैल्यू आ जाती है तो वो भी एक नॉट डिफाइंड केस है। क्या है? एक नॉट डिफाइंड केस है। 1 बाई 0 आ जाती है तो वो भी क्या हमारे पास एक नॉट डिफाइंड केस है। लोग के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस की वैल्यू अगर लोग के अंदर आ जाती है तो वो भी एक नॉट डिफाइंड केस है कि लोग -1 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता। माइनस की वैल्यू लोग की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, तो सिर्फ जो लोग है वो 0 टू इन्फिनिटी ही डिफाइंड होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपकी तीनों टर्म इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करेंगे, x² + 3x + 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो वैल्यू ऊपर से आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x + 3 = 0 को हम सब्स्टिट्यूट करें, x = -3 जब हम लेंगे तो लोग क्या आ जाएगा? लोग 2 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोग 2 0। 2 हमारे पास क्या है? या बेशक अगर लोग 0 की वैल्यू मैंने बताई है कि ये भी नॉट डिफाइंड केस है, तो ये भी इसकी डोमेन के अंदर नहीं आएगा। डोमेन के अंदर मैंने क्या बताया था? डोमेन के अंदर सिर्फ वही आएगा जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफाइंड, मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन होगा, जहां पर फंक्शन वैल्यू देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 का भी वैल्यू नहीं देगा ये। अगर हम नीचे से बात करेंगे तो x² + 3x + 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 1 और x + 2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? x = -1 और x = -2। ये भी हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि ये केस क्या बन जाएगा? 1 बाई 0 का केस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अगर हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 0। ये क्या मैंने बताया? नॉट डिफाइंड केस है। नॉट डिफाइंड केस है तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर -3 नहीं हो, 2 नहीं, -1 नहीं हो और -2 नहीं हो। ठीक है, अगर हम ये केस लेते हैं, एक ऑप्शन था आपका यहाँ पे -1 और 2। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो -3 आपका आ सकता है,
सिर्फ 2 एलिमेंट गायब है रियल नंबर से। क्या है? रियल नंबर से सिर्फ 2 एलिमेंट खत्म है, तो इसके अंदर तो -3 आ ही सकता है। इसके अंदर तो बाकी सारे एलिमेंट है, -1 और -2 को छोड़ के। बट हमारा -3 भी नहीं आना चाहिए, -1 भी नहीं आना चाहिए और -2 भी नहीं आना चाहिए। ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट जब हम बात करें इसके बाद, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो -1 आ सकता है, -2 से इंफिनिटी तक है, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल। अगर नेक्स्ट जब हम बात करें इसके अंदर भी आ सकते हैं -1 2, सिर्फ ये ही बच गया ऐसा -3 से इंफिनिटी तक, और इसमें से माइनस कर दिया हमारा -1 और -2, मतलब -3 भी नहीं है, -1 भी नहीं है और -2 भी नहीं है, तो इसका आंसर आपका आ गया डी। क्या आ गया आपका आंसर? डी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बता दिया कि मेन फोकस करना आपको डोमेन पे। डोमेन क्या होगी? जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा। कहां होगा? जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो ऊपर नीचे से फंक्शन 0 बनता हो, तो 0 बनने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चाहिए, 2 होगा तो 0 होगा। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड है। किस केस में? किस केस में? रियल नंबर के केस में। ठीक है, ये रियल नंबर के केस में है। अगर नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड है, log 0 नॉट डिफाइंड है, 1/0 log -1 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जब हम बारे में बात करेंगे, ये दो क्वेश्चन आपको फंक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेट f of x is equal to 1/x minus 1, then find, क्या फाइंड करना है? f of x क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, f of x is equal to 1/x upon x minus 1, then find, क्या फाइंड करना है? f of x। क्या फाइंड करना है? f of x। इसके ऑप्शंस के लिए आप देख लेना, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं ऐसे ही सोल्व करवा देता हूँ इसको। मैं ये टाइप बता देता हूँ आपको सोल्व कैसे में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये आपको पेपर के अंदर इसके चांसेस ज्यादा है, इस क्वेश्चन के चांसेस आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा है। तो सोल्व करके देखते हैं इसको। f of x क्या दिया हुआ आपका? क्या दिया हुआ आपका? f of x x upon x। f of x का मतलब क्या होगा? f of x का मतलब क्या होगा? f of f into x, ये भी लिखा मिल सकता है आपको, और ये भी लिखा मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है? f of f into x, f of x। ये मैं क्लियर लिख देता हूँ आपको, f के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे f of x, यह लिखा मिल सकता है f of x। ठीक है, ये लिखा मिल सकता है, या तो आपको ये लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करना है? देखो, x की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x की जगह पे हमें पूरा f of x सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह पे हमें पूरा f of x, इसके इक्वल क्या आएगा? 1 अपॉन x की जगह पे पूरा f of x, मतलब 1 अपॉन x minus 1। ये क्या है आपका? यही तो है आपका f of x। यही सब्स्टिट्यूट करना आपको किसकी जगह पे? x की जगह पे। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन x minus 1, और यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 minus x plus 1। ठीक है, ये क्या आ गया? x minus 1 तो 2 minus x, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि आया कैसे है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में f of x, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। f of x क्या दिया हुआ है? f of x दिया हुआ है x अपॉन x minus 1। ठीक है, और f of x निकालना है आपको। तो यही बात मैंने पहले भी बताई थी इस क्वेश्चन के अंदर। f of x किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको? x की जगह पे। x f of x सब्स्टिट्यूट करना आपको x की जगह पे। ये आपका f of x है, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। ये आपका क्या है? x आ गया, x की जगह पे पूरा f of x सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये भी x आ गया, x की जगह पे भी x पूरा f of x सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको कैंसिल करते हैं। x अपॉन क्या आ गया? x minus 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? x minus x plus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1।
कैंसिल आउट हो गया ये टर्म, ठीक है। बस क्या है आपका x अपॉन x से x कैंसिल हो गया, x अपॉन 1 आंसर कर दिया x, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का, x प्लस 1 आ जाए x माइनस 1 आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f ऑफ x क्या आ गया आपका, f ऑफ x क्या आ गया आपका x, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है, आपका चैप्टर खत्म हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर मैंने सेट भी करवा दिया, रिलेशन भी करवा दिया एंड फंक्शन भी करवा दिया। इनके अंदर से जो जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थी मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हैं तो इनके अंदर से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनडीए के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, एयरफोर्स के अंदर 225 ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए थैंक यू, और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के लिए, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।